आज का जो चैप्टर है वो है आपका यूनिट 5 बेसिक हाउस कीपिंग ऑपरेशंस पार्ट 1। ये कह रहा है आपसे। देखिए, इसमें जो सबसे पहले आपको इसने बताया है वो बताया है ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं 5.0 में। एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक्वायर करना चाहते हैं वो एक लाइब्रेरी का मेन फंक्शन है। कोई भी लाइब्रेरी बिना रिसोर्सेज के फंक्शन मतलब नहीं कर सकती है। तो इसलिए एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसमें क्या एक्विजिशन में आपका क्या रूटीन होता है? सबसे पहले आपको क्या खरीदना है, सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो इसने वर्ड लिखा है उसको मैंने आपको हिंदी में बताया है कि आपको क्या खरीदना है एज पर नीड्स, मतलब जो आपका यूजर है उसके हिसाब से आपको क्या खरीदना है। ठीक। फिर दूसरा उसने बताया है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। आपको वो मटेरियल कौन सा बुक सेलर सप्लाई करेगा ये आपको डिसाइड करना है। प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट, मतलब इंडेंट जो है, जो ऑर्डर है उसको मतलब आपको तैयार करना है और उस ऑर्डर को प्लेस करना है। और आगे रिसीप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब जब फिर आपका जो सामान है, जो रिसोर्स है, जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो माल है इन जनरल, जब वो आ जाता है तो उसको आपको रिसीव करना है। और उसको जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है उसको आपको एक रजिस्टर के अंदर जो है एंटर करना है। इसने वैसे आजकल रेलिवेंट मॉड्यूल फॉर कंप्यूटर फाइल भी लिख दिया है, लेकिन रजिस्टर जो है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसलिए रजिस्टर ही यूज करते हैं। अभी भी लोग किसी चीज को कंप्यूटर फाइल में उसकी एंट्री नहीं करते हैं। और इसमें आगे ये जो आपको बता रहा है, इंट्रोडक्शन में आइएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव्स में से मैं नहीं कुछ आपको बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में ये इसने फिर वही चीज कही है, लाइब्रेरीज एक्वायर इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, सीरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। मतलब लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी वो 3 तरीके के बेसिकली डॉक्यूमेंट खरीदती है। पहले एक्चुअली 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स खरीदती थी लाइब्रेरी, लेकिन अब लाइब्रेरी 3 तरीके के डॉक्यूमेंट खरीदती है। पहली क्या है? बुक्स, जो सभी लाइब्रेरीज खरीदती हैं। फिर इसने दूसरा कहा है सीरियल्स जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे वहां पर सीरियल्स के नंबर, परचेज करने का नंबर बहुत कम होता है, या स्कूल लाइब्रेरी में भी आपके सीरियल्स को खरीदने का नंबर कम होता है। लेकिन जो आपकी रिसर्च लाइब्रेरी है उसमें सीरियल्स बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस हैं ये रीसेंट डेवलपमेंट है। आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पहले का ये डेवलपमेंट है। 10 साल कह लीजिए या 12 साल, 12 ईयर्स बैक। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस नहीं होते थे। उससे पहले सिर्फ हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही होती थी, चाहे वो बुक्स होती थी चाहे सीरियल होते थे। ठीक। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, ये जो वर्ड, ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वर्ड सीरियल जो मैंने ये मार्क किया है, सीरियल्स। ओके, तो इसमें और जर्नल में बहुत सारे लोग जर्नल, एक्चुअली जो जर्नल है या सीरियल है या पीरियोडिकल है, ये तीनों का मतलब बेसिकली एक तरीके से आप एक ही समझिएगा। ये मत समझिएगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, सीरियल्स या पीरियोडिकल या जर्नल, ये तीनों का मतलब एक है। सीरियल्स का मतलब भी क्या है कि जो एक कंटिन्यूअस सीरीज में चल रहा है। ठीक। पीरियोडिकल का मतलब भी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो एक फिक्स्ड पीरियोडिसिटी से निकलता है, इसलिए उसको हमने पीरियोडिकल कहा है। और जर्नल का मतलब भी वैसे यही है, लेकिन जर्नल में आप या पीरियोडिकल में या सीरियल में
कोई ना कोई ओरिजिनल चीज आती है, नई चीज आती है, पुरानी चीज उसके अंदर नहीं होती है, जबकि उसका टाइटल वो सेम रहता है, टाइटल नहीं चेंज होता उसका। जैसे आपका एक जर्नल है, आपने देखा होगा डीएलए में एक जर्नल निकलता है लाइब्रेरी हेराल्ड, तो उसका नाम पिछले 50 साल से लाइब्रेरी हेराल्ड ही है, उसका कोई नाम नहीं चेंज हुआ है। लेकिन बीच बीच में कभी किसी पीरियोडिकल का नाम भी, किसी सीरियल का नाम भी बदल जाता है। जैसे आप टेलीविजन में सीरियल्स देखते हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से नाम तो सेम रहता है सीरियल का। ये तो है नहीं कि भाई सास भी कभी बहू थी तो उसका उल्टा कर दिया, बहू भी कभी सास थी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। सास भी कभी बहू थी तो वो सास भी कभी बहू थी। और दूसरे जैसे एक अभी वो क्या था, बालिका वधू, बालिका वधू, वो जब तक वो चला उसका नाम सेम रहा, वो बदला नहीं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीरियल्स में या पीरियोडिकल्स में कोई ना कोई चीज नई आती है, पुरानी चीज को नहीं उसमें रिपीट किया जाता है। तो आपने इसी तरीके से जो टीवी के सीरियल्स भी होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि टीवी के सीरियल्स में भी कोई ना कोई चीज नई होती है, अगले जो नया सीरियल, जो नया आता है एपिसोड। तो मतलब सीरियल्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, इसमें आप आपस में कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब सबका एक ही है। ओके। हाँ सर, जैसे प्रतियोगिता दर्पण जो हम लोग लेते हैं, जर्नल द टाइम्स, ये सब तो आपका सीरियल ही बोल सकते हैं, सीरियल ही है या प्रोडिकल ही है? एक्चुअली बेटे क्या है, आप इसको सीरियल बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप रहते हैं तो ये मैगजीन है बेसिकली है, लेकिन वो भी एक तरीके से आपका सीरियल ही, क्योंकि वो भी एक टाइम से निकलती है और उसके अंदर भी नई चीज होती है, कोई पुरानी चीज, बहुत सारी पुरानी चीजें भी हो सकता है वो बाद के इश्यूज में कुछ रिपीट करते हों, लेकिन वो भी आपका सीरियल है। प्रतियोगिता दर्पण भी सीरियल है आपका। उसको आप जर्नल इसलिए नहीं कहते हैं हम उसको, क्योंकि वो पॉपुलर मैगजीन है एक तरीके से, तो इसलिए वो पॉपुलर मैगजीन की तरीके से आती है आपके लिए। तो जैसे मैंने कल अभी जो है उनको एमलिप के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो आप लोगों ने निस्केयर का नाम तो सुना है ना? निस्केयर, निस्केयर का नाम सुना है ना? जी सर, निस्केयर का है जी सर। तो निस्केयर भी 3 पॉपुलर मैगजीन्स निकालता है, उनको हम जर्नल नहीं कहते हैं 3। वैसे तो निस्केयर 18 साइंटिफिक पीरियोडिकल्स निकालता है, लेकिन वो कुछ मैगजीन्स भी निकालता है। तो आपको किसी को कोई पता है नाम किसी का जो कोई एक, जैसे आपको प्रतियोगिता दर्पण तो आपकी कंपटीशन की मैगजीन है तो इसलिए आपको पता है। तो लेकिन क्या आपको पता है कि निस्केयर कौन कौन सी जो है 3 पॉपुलर मैगजीन्स निकालता है? किसी एक का नाम आपको पता हो? नो आइडिया सर। है? नो आइडिया सर। नहीं, नो आइडिया। किसी को कोई आइडिया? साइंस रिपोर्टर, ग्रेट, यस, साइंस रिपोर्टर एक उनकी मैगजीन है जो हर महीने एक नया इशू निकलती है, और विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ नई चीजें होती हैं वो जनरल कॉमन मैन के लिए वो उसको पब्लिश करते हैं। उसमें मतलब टेक्निकल लैंग्वेज कम होती है और लैंग्वेज उसके अंदर ऐसी होती है जो साधारण मनुष्य, साधारण आदमी उसको समझ सके। और कोई नाम, दूसरा कोई नाम जो हिंदी में निकलती है? ये तो इंग्लिश की मैगजीन हो गई। कोई हिंदी में मैगजीन निकलती हो जिसका नाम आपको आइडिया हो? सर विज्ञान प्रगति। विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति जो है वो हिंदी में निकलती है। ठीक, सोमालाला, ग्रेट, गुड, ठीक, ये भी विज्ञान प्रगति हिंदी में निकलती है बेटे। और विज्ञान प्रगति भी एक महीने में एक इशू निकलता है। ठीक, तो ये भी इसी तरीके की पॉपुलर मैगजीन है जो हम और आप पढ़ सकते हैं उसको, जो वैज्ञानिक नहीं है। आपने ये जो सज्जन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैगजीन एंड जर्नल। जर्नल जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता है। मतलब उसको, जैसे आपने करंट साइंस का नाम सुना है किसी ने? करंट साइंस इंडिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है इंडिया का। ठीक, तो इसको हम जर्नल इसलिए कहते हैं कि वो साइंटिस्टों के लिए पढ़ने के लिए बना है। हम और आप उसको नहीं पढ़ सकते, उसमें से आपकी समझ में कोई चीज नहीं आएगी। ओके, तो इसलिए उसको हमने कहा है जर्नल। लेकिन कोई जो चीज है जो कॉमन मैन भी समझ सकता है, साधारण आदमी भी जो समझ सकता है, वो जो है उसको हम मैगजीन कहते हैं। जैसे इंडिया टुडे है,
वो कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए हम उसको मैगजीन कहते हैं। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो उसको आप जर्नल कह सकते हैं, लेकिन जर्नल इसलिए नहीं कहते हम उसको क्योंकि वो जो है पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए नहीं बना, उसको कोई भी आदमी खरीद करके पढ़ सकता है। लेकिन करंट साइंस को कोई भी आदमी खरीद के पढ़ना चाहे तो उसकी समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। मेरे ख्याल से 99.99% चीज़ें उसकी समझ में नहीं आएंगी यदि वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो। Organize them in a systematic manner for use with provision for their management including their preservation। मतलब जो किताबें या जो जर्नल्स आपने खरीदे हैं उनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक, जैसे बुक्स को जो है हम एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं जिसके हिसाब से हम बुक्स को अरेंज करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एक्विजिशन प्रोसेस 5.2 पर। जो अभी आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इसने बेसिकली वही चीज को दोबारा से पॉइंट वाइज बताया है। पहला पॉइंट उसने आपको जो बताया है, एसर्टेनिंग द नीड्स ऑफ द यूजर्स, मतलब रीडर को कंसल्ट करके ये डिसाइड करते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। फिर प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या है, खरीदना, या एक्विजिशन का मतलब भी क्या है, खरीदना, तो दोनों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सेशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एक्सेशनिंग का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यस सर। क्या सर कोई जब डॉक्यूमेंट ऑफ मतलब लाइब्रेरी के अंदर आता है तो सर उसका एक एक्सेशन रजिस्टर होता है, उसके अंदर सर उसकी एंट्री होती है। राइट, हर एक बुक को एक पर्टिकुलर यूनिक एक्सेशन नंबर मिलता है, उसको सर एक्सेशनिंग कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेशनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर इसने कहा है इन ऑर्गेनाइजिंग इट्स रूटीन द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एक्विजिशन सेक्शन आर टू एक्वायर मटेरियल एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब मटेरियल को हम जितनी जल्दी से जल्दी खरीद सकते हैं उतनी जल्दी से जल्दी हमें उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, पहले दूसरा फिर उसने कहा है मेंटेन हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब एक्यूरेसी का इसमें मतलब ये है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक खरीदी, तो आपके पास जो यूजर ने बुक लिख कर जो आपको डिटेल्स दी है यूजर ने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम गड़बड़ हो सकती है। कहीं किसी का नाम वेरी कर सकता है, या किसी का पब्लिशर वेरी कर सकता है, या उसको पब्लिशर पता नहीं है, जो यूजर है उसे पब्लिशर पता ही नहीं है। तो उस तरीके की चीजों को आपको चेक करके तभी ऑर्डर प्लेस करना है, उससे पहले ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। तो इसलिए एक्यूरेसी वर्ड उसने यूज किया है। दी वर्क प्रोसेस सिंपल टू अचीव द लोएस्ट पॉसिबल यूनिट कॉस्ट। इसने फिर बाद में ये कहा है कि कम से कम जो है पैसा खर्च होना चाहिए किसी भी चीज को खरीदने में ही। ठीक, और डेवलप वर्क रिलेशनशिप विद अदर लाइब्रेरी यूनिट्स एंड ऑल्सो विद वेंडर्स, और हम लोगों के संबंध, मतलब लाइब्रेरी के और बुक सेलर्स के या वेंडर्स के साथ संबंध हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब आगे जो ये बता रहा है आपको सिलेक्शन प्रिंसिपल्स, इसने आपको 3 प्रिंसिपल बताए हैं सिलेक्शन के। एक तो इसने डुर्री प्रिंसिपल बताया है आपको, तो इसने जो डुर्री ने ये कहा है, ये आपका ये जो मैं अभी इसको मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से और ये एंड तक, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये जो थ्योरिटी, ये सब चीजें थ्योरिटिकल है। टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये जब लाइब्रेरी साइंस बनी ये सब चीजें तब लिखी गई और वो तभी अभी भी चली जा रही हैं। लेकिन कौन से रीडर के लिए कौन सी किताब राइट है, इसके विषय में लाइब्रेरियन को नहीं पता, ये तो लाइब्रेरी खुद डिसाइड करेगा। लेकिन यदि आपको यूजर बता के जा रहा है कि भाई ये किताब हमें खरीदनी है, तो इसका मतलब वो राइट बुक हो गई उसके लिए और वो आएगी। आपने यदि उसको प्रिक्योर कर लिया है तो उसको आप उसको सप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है, उसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, 2 ही लाइनें, ज्यादा नहीं है। बोलूं? यस सर। यस सर। लिखिए। यस सर। प्रिंसिपल, सॉरी, ये प्रिंसिपल है
the reader is the सेंट्रल करेक्टर, मतलब रीडर ही सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीडर इज दी सेंट्रल करेक्टर, फुल स्टॉप। Sorry, sir. Please say again. The reader is the central character, राइट, जो ठीक लिखा है आपने, जो गौरव, बिल्कुल ओके, फुल स्टॉप। The selector should know the reader and his requirements, full stop. He should select only that material which meets the information needs of the यूजर्स। ये मैंने इसमें थोड़ा सा ये ऐड किया है, तो आप इसको चाहें तो इसमें ये ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में, दूरी के बाद में फिर एक डेवी प्रिंसिपल है। डेवी का नाम तो आप जानते हैं, जिसने डीडीसी का जो है डेवलपमेंट किया, जिसने डीडीसी बनाई, जिसको आजकल की ज़्यादातर लाइब्रेरीज यूज करती हैं। इसमें इसको ये आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो है द बेस्ट रीडिंग और लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको खरीदने चाहिए जो ज़्यादातर रीडर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और उनकी कीमत कम हो। मतलब ऐसा रीडिंग मटेरियल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको खरीदने चाहिए जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और कीमत भी कम हो। ये दूसरा हो गया डेविस प्रिंसिपल। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो रंगनाथन साहब ने दिया है। रंगनाथन साहब ने क्या कहा? रंगनाथन साहब ने डॉक्यूमेंट्स को 3 हिस्सों में बांटा। पहला जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ये है वो आपका बेसिक और प्राइमरी इंटरेस्ट टू द यूजर्स। ओके, बेसिक और प्राइमरी इंटरेस्ट, पहला उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने फिर कहा, इसी को मतलब उन्होंने फिर नाम दिया अम्ब्रल। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड अम्ब्रल। ये जो है उन्होंने ये कहा ना उन्होंने, अम्ब्रल, ये वर्ड अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स। फिर दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा पेनम्ब्रल, ये वाला वर्ड नम्ब्रल। और थर्ड टाइप के डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा है एलियन। आप जानते हैं जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं उनको हमने एलियन कहते हैं। तो रंगनाथन साहब ने कहा कि हमको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उन डॉक्यूमेंट्स को देना चाहिए जो बेसिक या प्राइमरी हैं या जो अम्ब्रल हैं। ठीक, जो मतलब अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए खरीदने में। उसके बाद में फिर हमको पेनम्ब्रल डॉक्यूमेंट जिनका यूज़ कम होता है उनको फिर हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा एलियन डॉक्यूमेंट्स। तो एलियन डॉक्यूमेंट्स को हमको लीस्ट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और एलियन डॉक्यूमेंट्स को हमको यदि किसी यूज़र को चाहिए तो वो दूसरी लाइब्रेरी से प्रोक्योर करके, इंटर लाइब्रेरी लोन पर मंगवा करके हमको उसको दे देना चाहिए। मतलब उन्होंने 3 चीज़ें बताई आपको, अम्ब्रल, पेनम्ब्रल और एलियन। अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने कहा कि वी शुड एक्वायर एज मच अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स एज पॉसिबल। मतलब हमको सबसे ज़्यादा एम्फेसिस अम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए ही देनी चाहिए।
फिर पेनम्ब्रल, उसके बाद में पेनम्ब्रल डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके बाद में मतलब कम उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने कहा है एलियन डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि हमें उनको दूसरी लाइब्रेरी से खरीद वो इंटर लाइब्रेरी लोन पर मंगा करके देना चाहिए। सब्जेक्ट का कोई एग्जांपल देंगे इसमें, पेनम्ब्रल कौन सा है और वो कौन सा है, थोड़ा जनरल लाइफ में कोई सब्जेक्ट एग्जांपल के साथ। जैसे बेटे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बताएंगे मेरे को? हेलो दीदी, हाँ क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? बीए या एमए? सर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। तो आपकी कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी होगी जो है, मैं आपको इसलिए आपके उसी के हिसाब से दे रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं आपको कुछ और भी बता सकता था। तो जो माइक्रोबायोलॉजी, जब आपने बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी किया है तो माइक्रोबायोलॉजी की कुछ किताबें ऐसी होंगी जिनको आपको पढ़ने के लिए आपके प्रोफेसर ने या लेक्चरर ने कहा होगा कि ये किताब आपको पढ़नी है। लेकिन उसके अलावा आपको हो सकता है कोई किताब लाइब्रेरी में पसंद आई हो जो आपने पढ़ी हो, वो जो आपके टीचर ने नहीं कहा हो, तो वो एक तरीके से आपके लिए क्या हो गई, पहली जो किताब जो आपके टीचर ने कहा कि भाई इसको जरूर पढ़ना है, तो वो हो गई अम्ब्रल। और कोई किताब जिसमें से आपने कोई चैप्टर आपको पसंद आ गया तो वो पढ़ ली, तो वो हो गई आपके लिए पेनम्ब्रल। और एलियन तो जो मतलब किसी लाइब्रेरी, जो आपकी लाइब्रेरी में नहीं हो, आपको लगा कि भाई कोई चैप्टर अच्छा है, आपके प्रोफेसर ने कहा कि किताब एक्स से पढ़ लो इसको, तो आप उसको उससे पढ़ सकते हैं, तो वो हो गई आपकी एलियन। बात क्लियर हुई है नहीं निधि? हेलो निधि, यदि कुछ डाउट है तो बताइए। देखिए लाइब्रेरी रिपीट करना है बेटे, एलियन वाला बेटे एलियन उनको एलियन का मतलब आप समझते हैं या नहीं? जो दूसरे ग्रहों पर रहते हैं उसको हम एलियन कहते हैं। ये साइंस का वर्ड है एलियन, कि जो दूसरे ग्रह पर लोग रहते हैं उनको हम एलियन कहते हैं। तो इसी तरीके से रंगनाथन साहब ने उसी कंसेप्ट को यूज करके एलियन वर्ड यूज किया है। एलियन वर्ड मींस यहाँ पर कि जिस किताब की आपको लीस्ट जरूरत लगे आपके लाइब्रेरी को, कि भाई इस किताब के बिना भी हमारा काम चल सकता है, हमारे रीडर को ये किताबें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो आप किसी और लाइब्रेरी से भी मंगा सकते हैं, और उसको उन्होंने इसलिए एलियन कहा। जैसे अभी लाइब्रेरी जो आपका डेलनेट बना हुआ है, डेलनेट, तो डेलनेट का कंसेप्ट भी क्या था कि बहुत सारी किताबें जो आपकी लाइब्रेरी में नहीं है और किसी और लाइब्रेरी में हैं, तो आप अपने रीडर को वो वहाँ से आप मंगा करके दे देते हैं। अभी भी बात नहीं क्लियर हुई तो बताइए। क्लियर है सर, क्लियर है, हो गई, क्लियर है, चले आगे अब। अच्छा, अभी ये जो आपको आगे जो इसने बताया है आपको, ये सिलेक्शन टूल्स, मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी जो आपको असाइनमेंट मिली हुई है उसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स यूज्ड बाय द लाइब्रेरी इन द सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसका आंसर ये जो लिखा हुआ है आपको, लेकिन इसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत, यदि आप वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं तो वो भी आपको ढूंढना चाहिए, थोड़ा बहुत मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसने जो आपको सबसे पहले बताया वो पब्लिशर कैटलॉग, बुक सेलर कैटलॉग, मतलब पब्लिशर कैटलॉग, बुक सेलर कैटलॉग, जो टाइम टू टाइम आपके पब्लिशर कैटलॉग आते हैं या बुक सेलर कैटलॉग आते हैं, उससे आप अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला जो उसने बताया है आपको, वो बताया है पब्लिशर कैटलॉग, बुक सेलर कैटलॉग, ठीक। उसने आगे दो एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, लेकिन आपको यदि एग्जाम्पल याद रहती हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं रहती हैं तो भी ठीक है, चलेगा। तो पहला हो गया उसका आपका पब्लिशर कैटलॉग, बुक सेलर कैटलॉग। इसमें आप एक पहले में नाम ऐड करना चाहें तो लिख सकती हैं अपने हाथ से, पब्लिशर्स मंथली, जो मतलब एक ऐड कर सकते हैं पब्लिशर्स मंथली। ये भी एक कैटलॉग है एक तरीके से, जो पब्लिशर्स मंथली जो है, जो अलग अलग कंट्रीज से जैसे किताबें छपती हैं तो इसमें आती हैं पब्लिशर्स मंथली।
तो आप इसको लिख लीजिएगा। ये दूसरा उसने बताया है एक बुक ट्रेड जर्नल्स। बुक ट्रेड जर्नल्स, ये इसमें जो इसने लिखा है पब्लिशर वीकली, ये यूएसए से निकलता है। इसमें से भी आप अपने लिए किताबें सेलेक्ट कर सकते हैं। बुक सेलर, ये वीकली निकलता है, यूके से निकलता है। बुक सेलर, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक यूके से और निकलता है ब्रिटिश बुक न्यूज़, मतलब ये ब्रिटिश बुक न्यूज़। तो मैंने आपको बताया दूसरा बुक ट्रेड जर्नल। बुक ट्रेड जर्नल्स के लिए आपको मैंने बताया पब्लिशर्स वीकली, और बुक सेलर के साथ मैंने आपको बताया है ब्रिटिश बुक न्यूज़, ये यूके से निकलता है बेटे। फिर थर्ड जो इसने बताया बेटे, वो बताया बुक रिव्यूइंग जर्नल्स। बुक रिव्यूइंग जर्नल्स के लिए इसने जो बताया आपको, बुक रिव्यू लाइब्रेरी ट्रस्ट न्यू दिल्ली, टाइम्स लाइब्रेरी लिटरेरी सप्लीमेंट, ये लंदन से निकलता है बेटे। एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बुक सिलेक्शन। दिस टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, दिस इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बुक सिलेक्शन। ठीक, मतलब इन दोनों के ये जो नाम दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ बुक रिव्यूज होते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि, चलिए इसके डिस्कस करते हैं फिर आपसे भी। बुक रिव्यूज क्या होते हैं आप जानते हैं? ये सर बुक के बारे में बताते कि क्या अच्छा है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। हाँ, बुक्स के विषय में बताते हैं वो आपको कि कौन सी किताब किसके पर्पस के लिए है, रिसर्च के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है या जनरल पब्लिक के लिए है। तो इसके विषय में जो है बुक रिव्यूज आपको बताते हैं। ये बुक रिव्यूज से, हेलो सर, ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए है कि सारे सब्जेक्ट के लिए? जैसे ये बुक रिव्यू लिटरेरी ट्रस्ट है, ये किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए होता होगा ना, या साइंस का करते होंगे या ह्यूमैनिटी का करते होंगे? ऐसा है बेटे दीदी, अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। जैसे ये टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट है ना, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट जो है वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की बुक्स के विषय में आपको सूचना देता है। उसके विषय में मतलब सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और सोशल साइंसेस, उसके विषय में जो जो इसमें बुक रिव्यूज आते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस से रिलेटेड। और साइंस के लिए मेरी नॉलेज में कोई ऐसा जो है वो नहीं है पब्लिकेशन जो सिर्फ साइंस के विषय में आपको बुक रिव्यूज देता है। लेकिन साइंस के पब्लिकेशंस के लिए जो साइंस के जर्नल्स निकलते हैं, उस जर्नल के अंदर या उस पीरियोडिकल के अंदर बहुत सारे बुक रिव्यूज आते हैं। अभी जैसे मैं आपके साथ करंट साइंस का जिक्र कर रहा था ना, करंट साइंस, तो करंट साइंस भी यदि आप पलट के देखें, घर में जाकर के देखिएगा करंट साइंस, तो करंट साइंस में आपको बहुत सारे बुक रिव्यूज मिलेंगे। एंड में ऑनलाइन पब्लिकेशन है ये करंट साइंस, फ्रीली एक्सेसिबल है। आप देखना चाहें तो आज शाम को जाके देखिएगा घर में अपने, और उसमें देखिएगा कि भाई बुक रिव्यूज उसके अंदर हैं या नहीं है, और हैं तो कितने हैं। ओके, तो साइंस के लिए मतलब आपको जर्नल्स को ही देखना पड़ेगा। तो ये टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में बेसिकली, फिर इसने आगे आपको बताया है एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। एक जो मैं आपको इसमें और ऐड कराना चाहता हूँ वो जो है बुक रिव्यूइंग जर्नल्स में आप ऐड करिएगा। बुक रिव्यूइंग जर्नल्स में आप ऐड करिए, बुक रिव्यूइंग जर्नल्स में आप ऐड करिएगा बुक रिव्यू डाइजेस्ट, ये यूएसए से निकलता है। बुक रिव्यू डाइजेस्ट ये यूएसए से निकलता है। और एक एजलिब बुक लिस्ट, ASLIB एजलिब बुक लिस्ट, ये यूके से निकलती है। इनमें ज्यादातर जो रिव्यू होते हैं वो, क्या नाम है? ASLIB एजलिब बुक लिस्ट। थैंक यू सर। ये सर बुक रिव्यू डाइजेस्ट ये कहाँ से निकलता है सर? यूएसए से? बुक रिव्यू डाइजेस्ट बेटे यूएसए से निकलता है। ओके सर। ओके,
फिर इसने आगे आपको बताया है एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल आप जानते हैं क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा है इंफॉर्मेशन सोर्स 222 पढ़ा है ना, पेपर 222 पढ़ा है ना आपने सर? उसमें जर्नल्स के एब्स्ट्रैक्ट्स लिस्टेड होते हैं। इसमें जर्नल्स के एब्स्ट्रैक्ट लिस्टेड होते हैं, ठीक। तो वो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल होता है। तो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल के अंदर भी जो कुछ नई पुस्तकें आती हैं मार्केट के अंदर, या पब्लिशर जिनको पब्लिश करता है, तो उसके अंदर भी, उसके अंदर ओके भारत, उसके अंदर भी बुक रिव्यूज मतलब आते हैं। तो वहां से भी आप कोई बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक जी सर। फिर आगे जो इसने बताया है एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल के बाद, वो बताया है नेशनल बिब्लियोग्राफीज। नेशनल बिब्लियोग्राफीज आपने जैसे पढ़ा होगा पीछे उस पेपर में 222 में शायद है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। सुना है नाम या नहीं? सुना है सर। सुना है? यस सर। ये कौन निकालता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? कहाँ से निकलती है? कोलकाता से निकलती है। नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी सर। हाँ, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता इसको पब्लिश करती है बेटे। तो यदि उससे भी आप बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है वो पहले तो मंथली शायद निकलती थी, लेकिन अब वो साल भर में पूरा कंपाइलेशन एक ही निकालते हैं। तो इसलिए वो आप टाइम से नहीं खरीद सकते किताबें, वो आपको देर से ही किताब खरीदने के लिए चॉइस मिलती है। ऐसे ही एक निकलती है ब्रिटेन से, जिसका नाम है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब में ये नहीं लिखी हुई है। ब्रिटिश नेशनल लिखी हुई, आगे लिखी हुई है इंडियन नेशनल लिखी हुई है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इससे भी आप जो किताबें यूके में छपती हैं, वो आप किताबें वहाँ से इसमें ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज भी आती हैं, लेकिन मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है आपके लिए एट प्रेजेंट। तो आप सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी से भी सब्जेक्ट को अपनी किताब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सर्वे टाइप ये मैंने छोड़ दिया है, इसको छोड़ सकते हैं आप। सीरियल्स डायरेक्टरी, सीरियल्स डायरेक्टरी जो इसने लिखा है ये आपके 7 नंबर पर, सीरियल्स डायरेक्टरी जो इसने एग्जाम्पल दिया आपको उलरिच की, तो उलरिच से आप जर्नल सेलेक्ट नहीं कर सकते, जर्नल नहीं सेलेक्ट कर सकते। उलरिच का तो बेसिक पर्पज ये है कि आपको यदि किसी जर्नल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको जर्नल की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन उसका पब्लिशर है, कौन उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कहाँ से वो पब्लिश होता है, ठीक, किस एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में वो एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उससे आप जर्नल का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। उलरिच जो है वो एक पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी होती है, उसमें आपको ये पता चलती है कि कितने पीरियोडिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, हर साल वो अपडेट करते हैं, कहाँ से पब्लिश हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पब्लिकेशन की, किस किस जर्नल में वो एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स हो रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उससे हम पीरियोडिकल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी मोटी डायरेक्टरी आजकल 4 वॉल्यूम्स में निकलती है। जब मैं नौकरी करता था तो 1 वॉल्यूम में निकलती है, 75 में एक वॉल्यूम में निकलती थी वो। और नाउ इट इज अवेलेबल इन 4 वॉल्यूम्स, और अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है वो। पहले तो प्रिंटेड वर्जन ही था, अब ऑनलाइन भी है। तो उसमें से 3 वॉल्यूम्स तो सिर्फ पीरियोडिकल की लिस्टिंग ही है। तो 3 वॉल्यूम्स में से आप पीरियोडिकल की लिस्टिंग से यदि आपको ऑनलाइन देखना है तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं कर सकते उससे। इसके बाद में इसने जो लिखा भी आगे, जो 9 नंबर पे, 8 नंबर मैंने छोड़ दिया है, 9 नंबर पे जो इसने लिखा है वो लिखा है सोर्सेज फॉर बिब्लियोग्राफिक वेरिफिकेशन। सोर्सेज फॉर बिब्लियोग्राफिक वेरिफिकेशन, यदि आपको किसी सोर्स की, जो आप कोई बुक खरीदने जा रहे हैं और आपको लगता है कि भाई इसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो आप उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक। तो वो कहाँ से करेंगे? एक तो बुक्स इन प्रिंट निकलता है, वो यूएसए से निकलता है। वो 2 हिस्सों में निकलता है, एक सब्जेक्ट वाइज निकलता है और एक ऑथर वाइज निकलता है। तो आप उसमें से देख करके, ऑथर के हिसाब से देख करके आपको पता चल सकती है कि उसकी जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आपके पास हैं वो
ठीक है या नहीं है। तो इसने फिर दूसरा लिखा है इंडियन बुक्स इन प्रिंट। तो इंडिया से भी जो इंडियन प्रिंट बुक्स जो है उसको भी आप, यदि इंडिया की बुक है तो उससे आपको पता चल जाएगा। और प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ मेजर लाइब्रेरीज, मतलब कुछ लाइब्रेरी जो है अपना वो प्रिंटेड कैटलॉग निकालती है। जैसे इसने उदाहरण दिया है आपको, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल यूनियन कैटलॉग, इससे देख सकते हैं आप। ब्रिटिश लाइब्रेरी जनरल कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स 360 वॉल्यूम्स में है ये, और 1980 से 87 तक का है। तो इससे तो आप बुक सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपको पुराना है बहुत। इंडिया नेशनल लाइब्रेरी ऑथर कैटलॉग एंड प्रिंटेड बुक्स इन यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये भी 1953 की है। तो इससे भी आप किताब कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और ये मैंने आपको बुक रिव्यूज इन जर्नल्स बताई दिया था अभी, बुक रिव्यूज इन जर्नल्स से भी आप बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा था ये जो प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ मेजर लाइब्रेरी, इसमें मैंने अभी आपको ये बताया कि बुक रिव्यूज जो है वो सीरियल्स में भी आते हैं, ठीक। तो आप वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बुक रिव्यूज से। और एक जो इसने इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी है वो ये है कि हर लाइब्रेरी जो है वो एक अपनी लिस्ट ऑफ एडिशंस निकालती है हर महीने की, कि उसने इस महीने में कितनी किताबें खरीदी हैं और कौन कौन सी किताबें खरीदी हैं, उसकी सारी डिटेल्स आप, मतलब वो उसमें पब्लिश करते हैं। क्या कौन सा सब्जेक्ट है, क्या उसकी कॉस्ट है, कौन उसका पब्लिशर है, ये सब चीज़ें वो आपको जो है मतलब भेजते हैं उस लिस्ट में जो है। तो उससे भी वो बहुत सारी लाइब्रेरीज को भेजते हैं किताब, उसको लिस्ट को, एटलीस्ट सम 100 लाइब्रेरीज जो उन्होंने सेलेक्ट की हुई अपने फील्ड से रिलेटेड। तो उससे भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसने जो है बेटे आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के लिए इसने जो लिखा हुआ है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, CSD अलर्ट सर्विस, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज, डायरेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, न्यूज लेटर्स एंड एकेडमिक डिस्कशन लिस्ट, लेक्सिस एप्सको, एल डायरेक्टरी ऑफ डेटाबेसेस। इनसे आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब इसने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं बताई है वो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी तरफ से दे रहा हूँ ये आइडिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मैंने शुरू में आपको बताया था कि लाइब्रेरी 3 तरीके की होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो हर लाइब्रेरी का जो यूज़र है वो अलग अलग होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हर लाइब्रेरी की जो एक्विजिशन होगी वो अपने यूज़र के हिसाब से होगी। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसमें कॉमन मैन जाता है, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी में किताबें या जर्नल्स या और जो मटेरियल खरीदा जाएगा वो कॉमन मैन के हिसाब से खरीदा जाएगा। और एकेडमिक लाइब्रेरी में जो है वो मटेरियल स्टूडेंट के हिसाब से खरीदा जाएगा। और स्पेशल लाइब्रेरी में वो मटेरियल रिसर्चर्स के हिसाब से खरीदा जाएगा। रिसर्चर साइंस का भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज का भी हो सकता है और सोशल साइंस। ठीक, तो ये इसने नहीं लिखा कहीं भी, लेकिन ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अब इसने बताया आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सर तो फिर इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? इसको बेटे सर ये जो अभी आपने बताया कि लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए मटेरियल, इस लाइन को बेटे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक, कौन कौन सी होती हैं वो बता दीजिए। दीज आर पब्लिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। फुल स्टॉप लगा दीजिए। और तीसरा सेंटेंस ये लिख लीजिए, ईच लाइब्रेरी एक्वायर्स मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर यूजर्स। और चौथी लाइन में लिख दीजिएगा आप, फॉर एग्जाम्पल
पब्लिक लाइब्रेरी परचेजेस मटेरियल अकॉर्डिंग टू द कॉमन मैन, कॉमा academic library purchases the material according to the needs of the students, and special libraries purchase material according to the needs of the researchers. Okay, कोमल? यस सर, स्पेशल में क्या लिखेंगे? Special libraries acquire material यस according to the needs of the researcher. रिसर्चर, ओके सर। सर ये CSD का मीनिंग क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस CSD। सर ये CSD नहीं होगा, CDS होगा, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। नहीं सर, कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अलर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस अलर्ट। सर CSD मेरे ख्याल से ठीक है सर, जैसे DRDO में होते हैं सर CSD कार्ड्स वगैरह। नहीं बेटे, वो CSD DRDO के CSD से मत कंफ्यूज होइएगा। वो तो जो है आपकी कैंटीन स्टोर सर्विसेज होती हैं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है CSD जो है ना, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। वो तो आपको माल सप्लाई करता है, जो है जो आपको कुछ खरीदना है, वो उससे मत कंफ्यूज होइए। ये CSD वो नहीं है जो डिफेंस वाला है। आप गौरव सर ये एक्चुअली CDS जो है ना, वो सर एक अलर्ट सर्विस होती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, जो कि पेड सर्विस होती है। तो ये वो लोग आप क्या बता रहे हैं? CDS कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। तो ये जो है ये ठीक बता रहे हैं, यही होगा। ये मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट और भी कई जगह हैं, तो ये मिसप्रिंट होगा। सर CDS है, गूगल पे चेक कर लिया। CDS है ना, बस तो जो ये बता रहे हैं गौरव वो सही बता रहे हैं, CDS है, फिर CSD नहीं है। वो कोई स्टूडेंट ने भी DRDO का जिक्र किया था ना। यस सर। आप DRDO को कैसे जानती हैं? सर मेरे ब्रदर काम करते हैं उसमें। सर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस नहीं है बेटे, वो तो आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो CDS है, वो तो कंबाइंड डिफेंस तो आपने लिखा है ये CDS कंबाइंड CDS की है सर। CDS की जो है बेटे, वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है, वो जो है नेशनल CDS अलर्ट सर्विस है। ये जो अभी आपको गौरव ने बताया है ना कि ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वो अलर्ट सर्विस है, ये वो है। और जो CDS आप बता रही हैं, वो CDS जो है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है, जो इंडिया में तीनों सर्विसेज के लिए कंपटीशन होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसको जो है CDS कहते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कहते हैं। ओके सर, ठीक है। यस सर। अब ये हम जो चल रहे थे इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्विजिशन के लिए जो उसने आपको बताया है कि आपको जब बजट बनाना है तो बजट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करती हैं। ओवरऑल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए ईयर, मतलब एक साल के लिए आपका जो करंट ईयर है उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके से जो है। फिर दूसरा उसने कहा है आपको सेकंड में डिपार्टमेंट वाइज सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ टोटल अमाउंट, मतलब कहीं जगह ये होता है डिपार्टमेंट वाइज या सब्जेक्ट वाइज, लेकिन अधिकांश लाइब्रेरियों में ये डिपार्टमेंट वाइज या सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है। और ये कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस होती है? ये होती है आपकी प्रीवियस ईयर्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर, पहले साल में आपने कितना पैसा खर्च किया। तो इस साल में आप थोड़ा इन्फ्लेशन का लगा करके रेट 10%, 15% आप उसको बढ़ा सकते हैं। प्रोविजन फॉर न्यू कोर्सेज प्रपोज टू बी लॉन्च इन द न्यू सेशन, प्रपोजल फॉर ए न्यू एक्सटेंशन सर्विस, नीड फॉर एडिशनल ब्रांच एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? ये जैसे प्रोविजन फॉर न्यू कोर्सेज जो इसने लिखा है, इसका मतलब है कि कोई यदि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कोई एकेडमिक लाइब्रेरी है, तो वहाँ वो इस चीज़ को कंसीडर करेगी। बाकी जो आपकी स्पेशल लाइब्रेरी है या स्कूल की लाइब्रेरी है, वो भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि स्कूल की और पब्लिक लाइब्रेरी भी इस चीज़ को नहीं कंसीडर करेगी। ये सिर्फ जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसके लिए ये है। ठीक, एक्सटेंशन सर्विस, जैसे कोई एक्सटेंशन सेंटर आप खोल सकती है यूनिवर्सिटी,
तो इस तरीके का जो उसमें नीड फॉर एन एडिशनल ब्रांच, ये इस तरीके से, ये भी एडिशनल ब्रांच भी एक तरीके से आपकी एक्सटेंशन सर्विस ही हुई हो, ठीक है। प्रोविजन फॉर अपवार्ड रिवीजन ऑफ इन सब्सक्रिप्शन रेट्स ऑफ सर्टेन सीरियल्स, पब्लिकेशन और एडिशन ऑफ न्यू टाइटल्स फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब हर लाइब्रेरी हर साल पीरियोडिकल्स का जो बजट है उसको बढ़ाती है, क्योंकि पीरियोडिकल्स की कॉस्ट टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। आप मान के चलिए 10% कॉस्ट बढ़ना तो एक छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए आपका अपना बजट भी जो उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। और आपको हो सकता है कुछ पीरियोडिकल आप नए ऐड करना चाहते हो जो आप पहले नहीं मंगा रहे थे लेकिन अब मंगाना चाहते हो, तो उस हिसाब से भी आपको फिर अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोविजन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, यदि आपको कोई जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन कोई मंगाना है तो उसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा बजट चाहिए। इसमें फिर आगे आपको बताया है बजट प्रिपरेशन पोजेस प्रॉब्लम व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इन द एक्विजिशन लिस्ट, देयर आर मोर देन वन प्राइस। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये जो है यहाँ से जो है देयर आर, ठीक, ये जो है इसको आप यहाँ तक इसको समझिए, इसको बस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस का जो प्राइसिंग मॉडल है वो वेरी करता है। एक लाइब्रेरी को एक चीज 1 करोड़ रुपए में मिल रही है तो दूसरी लाइब्रेरी को वही चीज 75 लाख में मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली जो है एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट तो नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरीके से पूरा एक डेटाबेस आता है। तो वो जो डेटाबेस की जो प्राइस है वो नेगोशिएबल होती है, और वो आप कितने बनिए हैं, इस चीज़ में कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग अच्छे नेगोशिएटर होते हैं तो वो कम से कम कीमत में उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं यार क्या है, भारत सरकार का ही पैसा तो जा रहा है, मेरी जेब से कौन सा जा रहा है, चलो 10 लाख रुपए ज़्यादा ले रहा है तो ले लेगा। तो वो थोड़ा सा जो जहाँ हमारी थिंकिंग है वो गलत है। हम क्योंकि भारत सरकार को भी जो पैसा जा रहा है वो टैक्स पेयर मनी है, वो भी आपका ही पैसा है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है करने में। और रेट्स का वेरिएशन इसलिए भी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का कि क्या आप उसको सिर्फ ऑफिस में ही यूज़ करेंगे 10 to 5 या 9 to 5, या आप उसको घर में भी एक्सेस करना चाहते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो उसके रेट ज़्यादा होंगे यदि आप घर में भी एक्सेस करना चाहते हैं। फिर एट ए टाइम कितने यूज़र करेंगे उसको यूज़, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 15 करेंगे या 100 करेंगे, तो वो यूज़र के हिसाब से भी आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा। क्या आप फिर उसको उसमें से कोई चीज़ डाउनलोड भी करेंगे तो डाउनलोड के पैसे फिर वो आपसे अलग लेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो आपके पैसे को बढ़ाती हैं। और आपको पता है प्राइवेट पब्लिशर तो बदमाश तो होते ही हैं, तो सोचते हैं यार जितना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाता है सरकार को लूट लो, तो इसलिए इसमें नेगोशिएशन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया ना, ये देयर आर मोर देन वन प्राइसिंग मॉडल फॉर ई रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एंड प्रोविजन फॉर आर्काइविंग ऑफ ई रिसोर्सेज, फर्दर दीज टर्म्स आर नेगोशिएबल। सिमिलरली फिर इसने लिखा है प्रिपेयरिंग एस्टिमेट फॉर सीरियल सब्सक्रिप्शन ऑल्सो पोजेज प्रॉब्लम। इन केस ऑफ रिन्यूअल वन हैज टू चेक द न्यू रेट्स, नए रेट्स जो आते हैं उनके वैसे भेजते रहते हैं पब्लिशर। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ए टाइटल इन व्यू ऑफ इट्स एक्सेस एज ई रिसोर्स, one has to sure about existence of archiving facility for the electronic material। ये जो archiving material इस पर भी बड़ा झगड़ा है। अभी जो है 1-2 साल पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ये जो आपने एक दफ़े कोई चीज़ सब्सक्राइब की और बाद में आपने डिसकंटिन्यू कर दी, तो उसको पब्लिशर कहते थे जी हम नहीं आपको अप्लाई कर प्रोवाइड करेंगे आप। तो इसके ऊपर भी झगड़ा चला। फिर जो लाइब्रेरियंस थे उन्होंने कहा
कि भाई जब हमने आपको इस पीरियड तक के पैसे दिए हुए हैं, मान लीजिए मैंने एक डेटाबेस 2019 तक सब्सक्राइब किया है और 2019 का जो डेटाबेस है उसमें आप एक्सेस कर रहे थे, यदि वो 2020 में हमने बंद कर दिया है तो 2019 की चीज़ को तो हमें एक्सेस करने दो आप। इस पर भी बड़ा झगड़ा चला, फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको आर्काइवल फैसिलिटीज देंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? साइंस डायरेक्ट जो डेटाबेस है वो है आपका फुल टेक्स्ट डेटाबेस, मतलब जो भी जर्नल उसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो आपको उसका फुल टेक्स्ट, मतलब उसकी जो भी जर्नल आप देखेंगे और वो जर्नल उसमें इंक्लूडेड है तो उसके अंदर जो भी आर्टिकल होगा उसकी आपको A to Z एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर से लेकर के, टाइटल से लेकर के रेफरेंसेस तक पूरा जो पेपर है वो आप देख सकते हैं। मतलब आपको हार्ड कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठे बैठे उसको देख सकते हैं। ये तो हुआ आपका फुल टेक्स्ट डेटाबेस। और एक दूसरा होता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है जिसमें सिर्फ आपको बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस और एब्स्ट्रैक्ट ही मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? जी सर, आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस कौन से हैं? जो एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग है वो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का डेटाबेस, ठीक, बायोलॉजिकल साइंस का एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, तो इस तरीके के फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, इंस्पेक्ट, ये सब जो है, और साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस एल्सवियर का, ये सब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस हैं जिसमें सिर्फ आपको बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस मिलेंगे, फुल टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ये जो इसमें लिखा है डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन इज प्रपोज टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर ऑफ कोर्सेज इन डिपार्टमेंट, साइज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, average price of publication in the subject, ratio between monograph, serial needed in a subject, fast utilization, ये सब चीज़ें जो है मतलब बजट बनाती दफ़े इसने लिख दिया है। थ्योरेटिकली ये ठीक है वैसे, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को कोई नहीं करता है। आप जब आगे बजट का पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसको कोई एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं फॉलो करता है इसको कोई। इसके बाद में ये अकाउंटिंग सैंक्शन, इसको छोड़िए आप, ये फिर इसके बाद पर्सनल फॉर सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज पे आइएगा। तो इसने जो ये आपके लिए लिखा है पर्सनल फॉर सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, इसमें से आपको सिर्फ 4 पॉइंट लेने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पहला पॉइंट लेना है आपको, मस्ट हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ द लाइब्रेरीज पर्पज, इट्स कलेक्शंस एंड इट्स यूजर ग्रुप्स। मतलब जिस आदमी को आप ये काम दे रहे हैं एक्विजिशन का या प्रोक्योरमेंट का, उसको लाइब्रेरी के यूजर्स के बारे में और लाइब्रेरी का क्या पर्पज है उसके विषय में पूरी तरह से पता होनी चाहिए। ये पहला लीजिएगा। दूसरा छोड़िएगा, तीसरा छोड़ दीजिए आप। शुड बिकम फुली फैमिलियर, नंबर 4th पॉइंट, शुड बिकम फुली फैमिलियर विद द की रिव्यूइंग मीडिया एंड शुड रीड रिव्यूज रेगुलरली टू गेट क्रिटिकल ओपिनियंस ऑन बुक्स। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये जो शुड बिकम जो है इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं DRDO की डेसीडॉग लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने डेसीडॉग की लाइब्रेरी में 8.5 साल काम किया, 8.5 years, और मेरे पास प्रोक्योरमेंट का ही काम था, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस वालों को ये लगता है कि प्रोक्योरमेंट का काम क्लर्क का काम है, लेकिन ये क्लर्क का काम नहीं, प्रोक्योरमेंट का काम लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यदि प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट कलेक्शन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपकी लाइब्रेरी तो चलेगी नहीं फिर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी प्रोक्योरमेंट ही है। तो जो हमारे बॉस थे वो जो हमारी लाइब्रेरी में पीरियोडिकल्स आते थे, उन दिनों डेसीडॉग लाइब्रेरी करीब 700 पीरियोडिकल सब्सक्राइब करती थी रिलेटेड टू डिफेंस एंड अदर साइंसेज ऑल्सो। तो उनका काम यही होता था कि पीरियोडिकल की रिकॉर्डिंग के बाद पीरियोडिकल्स उनके कमरे में जाते थे और वो एक एक पीरियोडिकल का जो है बुक रिव्यू पोर्शन देखते थे। भाई किसी में कोई बुक रिव्यू आया है तो वो हमारे सेक्शन को मार्क कर देते थे, तो वो किताब फिर
खरीदी जाती है। तो ये टाइम टू टाइम उसको बुक रिव्यू को देखते रहना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट उसने कहा है आपको, should be fully aware of the trade and national bibliographies and their equivalent online sources। ये यही ऑनलाइन सोर्सेज तक ये आगे को आप छोड़ सकते हैं। should be fully aware of the trade and national bibliography। ट्रेड बिब्लियोग्राफी कोई आती है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, या नेशनल बिब्लियोग्राफी कोई आ रही है तो उसके विषय में, एंड देयर इक्विवेलेंट ऑनलाइन सोर्सेज। यदि वो उसकी कोई इक्विवेलेंट ऑनलाइन सोर्स आ रही है तो उसके विषय में भी उसे पता होनी चाहिए। should always be prepared to make well informed independent judgments regarding selection of materials for one's library। मतलब he should be well informed independent judgment लेने वाला हो कि उसको कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है। ओके, फिर इसने आगे जो आपको बताया है वो बताया है ऑर्डरिंग प्रोसेस। ऑर्डरिंग प्रोसेस में ये जो इसने आपको बताया है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला उसने बताया फॉर एक्यूरेसी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स एंड फिलिंग अप मिसिंग बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स फिल्ड अप। मतलब कोई जो आदमी आप जो किसको ऑर्डर दे, प्री ऑर्डर वर्क इसलिए कह रहा है, ये ऑर्डर करने से पहले ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी हैं कि उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स यदि कोई मिस कर रही हैं तो उसको आप कंप्लीट करें। और डुप्लीकेशन विद रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑन ऑर्डर, मतलब बुक्स जो है आजकल तो सब चीज़ें देखो कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए कंप्यूटर में फट से आपको पता चल जाती है कि क्या कोई किताब आपने ऑर्डर दी रखी है, तो आप उसमें भी चेक करिए कि ऑलरेडी ये किताब कहीं ऑर्डर पे तो नहीं है। यदि ऑर्डर पे है तो वो आपकी, यदि आपने दोबारा ऑर्डर कर दी तो वो किताब दोबारा आ जाएगी। बुक्स रिसीव, कोई जो बुक्स रिसीव हो चुकी हैं उसमें तो नहीं है वो किताब, और कुछ किताब ऐसे भी हो सकती हैं जिनका भी एक्सेशन नहीं हुआ है जो आपको एक्सेशन करनी है। ठीक, तो इन चीज़ों को चेक करना जरूरी है। फॉर कंफर्मेशन इफ डुप्लीकेट कॉपी इज रियली नीडेड ऑल्दो ए कॉपी इज ऑलरेडी अवेलेबल। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको डुप्लीकेट कॉपी को अवॉइड करना चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी हमको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की किताब तो थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन साइंस की पुस्तकें बहुत महंगी होती हैं, और विज्ञान की जो पुस्तकें हैं, साइंस की जो बुक्स हैं, वो ज़्यादातर पुस्तकें विदेश से आती हैं, देश में नहीं आती हैं, देश में नहीं मतलब पब्लिश होती हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या है? एक तो कॉस्ट ही ज़्यादा होती है, और दूसरी बात क्या है कि आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। इंडियन करेंसी में तो आप तो लेते तो इंडियन करेंसी है वो, लेकिन रेट जो होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं या पाउंड में होते हैं, तो डॉलर या पाउंड का जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से ही वो आपसे चार्ज करेंगे। यदि मान लीजिए किसी किताब की कीमत $500 है तो $500 की कितनी हो जाएगी? आजकल क्या है डॉलर का रेट? 35,000 रुपये है, 70 है कितना? 70 रुपीज। 70 ना, तो 70 गुना 500 कितना हो गया? 35,000 एक जीरो लगी उधर के आगे, 35,000 सर। 35,000 हो गया, तो एक किताब की कीमत ही 35,000 रुपये हुई, 35,000 रुपीज हो गई। तो इसलिए आपको डुप्लीकेट कॉपी खरीदने से पहले सोचना है कि खरीदनी है नहीं खरीदनी है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ डुप्लीकेट कॉपी खरीदी जाती हैं, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स की नीड्स को देखा जाता है। जैसे एकेडमिक, जैसे आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई लाइब्रेरी है या IIT की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर एक एक किताब की 10-10 कॉपी भी खरीदी जाती हैं। लेकिन वो सब कॉपियाँ क्या होती हैं? पेपर बैक एडिशंस होते हैं। तो पेपर बैक एडिशंस को वैसे ही सस्ते होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं, स्टूडेंट्स अपनी जेब से भी उन्हें लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो वो वहाँ आप खरीद सकते हैं डुप्लीकेट कॉपीज। लेकिन यदि आप किसी स्पेशल लाइब्रेरी लाइक डेसीडॉक, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ करके ही किताब को खरीदना है। क्वेश्चन है। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या है? हैप्पी टू आंसर।
impacts of electronic publications on acquisitions, इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस इन एक्विजिशन। देखो बेटे, मैं डिटेल तो आपको नहीं बता सकता हूँ इसकी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, एक्विजिशन के जो ऊपर इम्पैक्ट है, एक तो अभी जैसे आपको अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस का जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी हैज टू नेगोशिएट विद द पब्लिशर तो क्या प्राइस देना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के रेट्स हैं वो नंबर ऑफ यूजर्स पर डिपेंड करते हैं। मैंने भी आपको बताया था शुरू में, नंबर ऑफ रीडर्स कितने, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं आपके, टाइम ऑफ यूज कितना है आपका, क्या आप उसमें से कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे उसके भी प्राइसेस हैं, क्या आप जो है उसको डाउनलोड के अलावा डाउनलोड, बस ये तीन चीज़ें मैंने भी आपको बताई थी ना। तो इसी की वजह से जो है बेटे ये इम्पैक्ट है कि प्राइस आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। और ये जो इसने फिर आपको ऑर्डर वर्क बताया है, इसको ऑर्डर वर्क में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ऑर्डर तो बस सिर्फ आपको ऑर्डर की कॉपी भेजनी होती है, बाकी ये सब चीज़ें तो जो है इंसान, ये सब चीज़ें जैसे ये भी आगे आप पढ़ेंगे वो पता चल जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी, इसलिए इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट कर रहा था। रिसीप्ट ऑफ कंसाइनमेंट आप देखिए, करेक्ट डिलीवरी। करेक्ट डिलीवरी का मतलब क्या है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, जैसे यूजुअली जो लाइब्रेरीज हैं वो लेटेस्ट एडिशन ही खरीदी हैं, तो आपके पास लेटेस्ट एडिशन ही आना चाहिए और कोई डिफेक्टिव कॉपी नहीं आनी चाहिए आपके पास, ठीक। और मिसिंग पेजेस नहीं होने चाहिए, मतलब ये भी एक तरीके से डिफेक्टिव ही हो गई। मिसिंग पेज है तो वो भी डिफेक्टिव ही है, लेकिन डिफेक्टिव में कुछ, तो ये मेरा मतलब कहने का ये है कि ये दोनों चीज़ें एक तरीके से एक ही हैं, तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। फिर इसने अब आपको बताया है आगे प्रॉब्लम्स इन एक्विजिशन ऑफ सोर्सेस। प्रॉब्लम्स देखिए इस किताब में जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम कर दी है इन्होंने, इग्नू वालों ने, पहले एक्विजिशन ऑफ बुक्स का चैप्टर अलग होता था और एक्विजिशन पीरियोडिकल्स का चैप्टर अलग होता था। अब इन्होंने क्या है वो सारा घालमेल करके एक ही चैप्टर बना दिया है। ये इसने जो पहले बताया है, डिमांड, सप्लाई एंड फाइनेंस आर द 3 मेजर फैक्टर्स गवर्निंग एक्विजिशन वर्क, ठीक। तो हम ये कह रहे थे डिमांड, सप्लाई एंड फाइनेंस, मतलब इसका कहने का क्या है, ये जो थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है थोड़ा गलत है। गलत इन दी सेंस, किताबों की डिमांड ऐसे नहीं है कि भाई बहुत, जैसे आजकल ये जो कोरोना वायरस चल रहा है तो पीपीई किट्स की बहुत डिमांड है। इंडिया पहले पीपी किट इंडिया में एक भी नहीं बनती थी, अब बहुत सारी किट हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिमांड है। लेकिन बुक्स की डिमांड ऐसे नहीं होती है कि नहीं जी ये हमारी किताब तो आनी चाहिए जी, हमारी किताब तो आनी चाहिए जी, ऐसे कोई डिमांड नहीं होती है। डिमांड, सप्लाई। सप्लाई की प्रॉब्लम क्या है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर पुस्तकें, ज़्यादातर बुक्स वो कैसे आती हैं वो भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो सवाल वहाँ आया हुआ है। ज़्यादातर बुक्स हमारे यहाँ ऑन अप्रूवल आती हैं। ऑन अप्रूवल का मतलब क्या है कि बुक सेलर आपको किताब दे जाता है और आपके यहाँ जो एक्सपर्ट हैं उनको आप दिखा लीजिए कि सर ये किताबें आई हैं हमारे पास, एक मीटिंग करके जो है, मतलब जो आपकी लाइब्रेरी कमेटी होती है उसको दिखा लीजिए, उसमें एक्सपर्ट होते हैं आपके और आपका कमेटी का चेयरमैन और आप होते हैं, तो उसमें से वो मान लीजिए 100 बुक्स आई हैं तो 100 में से 20 बुक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। डिमांड, सप्लाई। सप्लाई कैसे आती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी किताब का ऑर्डर किया, बुक एक्स, वो आपने ऑर्डर पे भेज दी कि भाई हमको ये किताब चाहिए, तो ये जो बुक सेलर हैं ये ऑर्डर की किताब सप्लाई करने में बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले जो आपने ऑर्डर भेजा है फिर वो उसके पब्लिशर को ऑर्डर भेजेंगे, या पब्लिशर का इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसको भेजेंगे, तो वो फिर उसको भेजेंगे तो फिर वो उसको किताब को भेजेगा। तो उनको मतलब क्या है, एक तरीके से जो आपका बुक सेलर है उसका काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के यदि आप बुक सेलर्स का सर्वे करेंगे 100 का, तो 100 में से 20 बुक सेलर ऐसे मिलेंगे आपको
जो कहेंगे सर हाँ हाँ ऑर्डर की किताब आपको देंगे। तो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम ये है। ठीक, सप्लाई की प्रॉब्लम क्लियर हुई आपको कि सप्लाई की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो किताबें मार्केट में अवेलेबल उनकी तो सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो किताब आप ऑर्डर पर, जैसे आपने बुक रिव्यू से कोई किताब सेलेक्ट की तो उसको सप्लाई करने में बुक सेलर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो टाइम लगाएगा उसको। ठीक, तो ये हो गया सप्लाई, डिमांड, सप्लाई और फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? पैसा तो सरकार ने आप बंदी कर दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने पैसे देने बंद किए हुए हैं आजकल, क्योंकि सारा पैसा किसको जा रहा है? 8 करोड़ लोगों को या कितने करोड़ लोगों को फ्री सप्लाई करो नवंबर तक खाने की। ठीक, और सारा पैसा जो है बेसिकली ये जो पेंडेमिक की वजह से इधर उधर खर्च हो रहा है। तो भारत सरकार ने सरकारी इंस्टीट्यूशंस का तो ऑलमोस्ट बजट सिवाय सैलरी के अलावा कुछ नहीं दे रहे। लेकिन ये तो चलो एक क्राइसिस का टाइम है, लेकिन पहले भी सरकार जो है वो लाइब्रेरीज जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी की बजाय वो क्या होती है? लाइब्रेरी फर्स्ट कैजुअलिटी होती है। यदि सरकार को अपना बजट कट करना है तो सबसे पहले लाइब्रेरी का बजट कट करना है। ओके, तो इसलिए फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो वन हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट द फाइनेंस। ईच वन ऑफ दीज हैज इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग फॉर एक्विजिशन। मतलब इन तीनों चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। अब जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इन्होंने सब चीज़ों का वो बुक्स का और पीरियोडिकल्स का घालमेल कर दिया है, इसलिए मैं कह रहा था आपसे, क्यों कह रहा था, ये कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो ये आपको मैंने अभी समझा दिया। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, पब्लिशर वर्सेज एजेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑर्डर वर्सेज ऑर्डर थ्रू कंसोर्टियम, ऑनलाइन बुक सेलर्स। ये जो इसने 3 चीज़ें लिखी है ना, ये तीनों चीज़ें हैं, ये जो है पब्लिशर वर्सेज एजेंट, ये पब्लिशर वर्सेज एजेंट जो है, बुक्स जो है, बुक्स, सिर्फ बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स। बुक्स जो है वो पब्लिशर से बहुत कम आती है। कोई भी पब्लिशर डायरेक्ट बुक सप्लाई नहीं करता है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे पब्लिकेशन जैसे गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन है या कोई सोसाइटी का पब्लिकेशन है, एसोसिएशन जैसे होती है, जैसे आपकी एसोसिएशन हो, इंटरनेशनल एसोसिएशन, आपने शायद नाम सुना हो, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का नाम सुना है आपने? किसी ने? अभी एक माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट थी सर, अमेरिकन सुना है ना, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का जैसे नाम सुना है आप लोगों ने? सर हाँ, पॉपुलर है सर। ये केमिस्ट्री की मतलब बहुत पुरानी सोसाइटी है ये अमेरिका की। तो यदि आपको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की कोई किताब चाहिए तो वो आपको डायरेक्टली पब्लिशर से मिलेगी, उसको कोई बुक सेलर आपको अरेंज करके नहीं देगा। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें रेयरली होती हैं। तो ये जो पब्लिशर जो इसने पहला लिखा है आपको, ये जो इसने लिखा है पब्लिशर वर्सेस एजेंट, पब्लिशर वर्सेस जो एजेंट लिखा है, तो ये किताबों के केस में ना एजेंट आता है ना पब्लिशर आता है। ये पीरियोडिकल्स के लिए होता है, पब्लिशर वर्सेस एजेंट। ये मैं अभी आपको बाद में जब हम एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर दूसरा उसने जो लिखा है इंडिपेंडेंट ऑर्डर्स थ्रू कंसोर्टियम। ये जो इंडिपेंडेंट ऑर्डर्स थ्रू कंसोर्टियम, ये क्या है? ये भी पीरियोडिकल्स के लिए ही है। दिस इज ऑल्सो फॉर पीरियोडिकल्स। ये जो है उसके आपके बुक्स के लिए नहीं है, ये भी पीरियोडिकल्स के लिए। ये पीरियोडिकल्स के लिए कैसे है? इंडिपेंडेंट वर्सेस कंसोर्टियम। जैसे CSIR का कंसोर्टियम है सारी लेबोरेटरीज का। CSIR में कितनी लैब्स है आपको किसी को पता है? एनीबडी नोज, एनी आइडिया? CSIR की 37 लैब्स। 37 सर। 37 लैब्स है CSIR की, तो उनका एक कंसोर्टियम है। तो वो हमारे यहाँ पीरियोडिकल्स डायरेक्टली कंसोर्टियम के थ्रू आते हैं हर लेबोरेटरी के। लेकिन आप यदि उस कंसोर्टियम को नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ ये है। ठीक, कंसोर्टियम समझ में आ गई बात? ये है नहीं सर? ये ई रिसोर्सेज के केस में भी
पॉसिबल है, जैसे ई बुक्स वगैरह होती हैं तो उसमें भी कंसोर्टियम्स जो बने हैं, कंसोर्टियम्स बनने का जो बेसिक पर्पस था वो ई रिसोर्सेज के लिए ही था, हार्ड कॉपीज के लिए नहीं था। हार्ड कॉपीज के लिए नहीं था ये। बेसिकली कंसोर्टियम जो बने हैं ई रिसोर्सेज के लिए ही बने हैं, क्योंकि ई रिसोर्सेज यदि आप ज़्यादा लाइब्रेरी सब्सक्राइब करती हैं तो आपका उसका रेट कम हो जाता है। ये जो भी आप ई रिसोर्सेज की प्रॉब्लम पूछ रही थी, इस पॉइंट को भी ऐड कर सकती हैं वो। यदि आपकी ज़्यादा लाइब्रेरीज किसी ई डॉक्यूमेंट को ऑर्डर करती हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा, और यदि एक लाइब्रेरी करती है उसको तो वो आपको महंगा मिलेगा। जी सर, प्रिंट बुक्स के केस में तो सर कंसोर्टियम मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल भी है। प्रिंट बुक्स के लिए कंसोर्टियम मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं सुना है कहीं भी। हाँ सर, कि भाई प्रिंट बुक्स के लिए कंसोर्टियम। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको CSIR का जिक्र किया ना। जी सर। बहुत पहले CSIR के अंदर पीरियोडिकल्स के लिए कैप होता था, CAP कैप, सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स। सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिकल्स होता था, तब हार्ड कॉपी आती थी, और सारी लाइब्रेरीज के जो पीरियोडिकल्स थे वो इंस्टॉक का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इंस्टॉक जो अब निष्क्रिय हो गया है, तो इंस्टॉक ही खरीदता था सारी लाइब्रेरीज के पीरियोडिकल्स। लेकिन बाद में फिर आपस में तू मैं होने लगी कुछ कि नहीं जी हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारा तो वो नहीं हुआ। आपको पता ही है भारत सरकार में कैसे चलता है। तो फिर वो सेंट्रलाइज्ड एक्विजिशन को बंद कर दिया और हर लाइब्रेरी से कहा भाई तू अपने आप कर अपना काम। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट था आपका। और जो तीसरा पॉइंट है बेटे, उसने लिखा है ऑनलाइन बुक सेलर। ऑनलाइन बुक सेलर्स तो जो है, जैसे आपका क्या है, एक अमेजन है मेरे ख्याल से, या और भी कोई है? सर फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट भी देता है। जी सर। लेकिन भारत सरकार में ऑनलाइन बुक सेलर्स से परचेज नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्योंकि भारत सरकार के दिमाग में ये डर रहता है कि ये कहीं उस क्रेडिट कार्ड का जो एम्प्लॉय है वो मिसयूज न करे। आप अखबार में पढ़ते होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मिसयूज भी हो रहा है। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, करोल बाग के एक ज्वेलर को उसके एम्प्लॉय ने, जो कि वहाँ 17 साल से जॉब कर रहा था, 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। समझे जनाब? 2 करोड़ रुपए का उसको चूना लगा दिया उसने। अब वो तो बाद में जब देखा उस ज्वेलर ने, उसने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब उसके हवाले किया हुआ था, तू पकड़ चल इसको भाई, तू ही करता रहे। उसने 2 करोड़ का चूना लगा दिया। तो इसीलिए भारत सरकार डरती है कि कहीं कोई एम्प्लॉय आपके क्रेडिट कार्ड को मिसयूज ना करे। तो इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं इसमें सर कई बार। सिक्योरिटी इशू जो है ऑनलाइन के, मतलब क्रेडिट कार्ड के ही होते होंगे या और भी कुछ होते हैं? सर क्रेडिट कार्ड के ही होते हैं सर। मेरे यहाँ हो चुका एक बार, क्रेडिट कार्ड amazon.com पे हम परचेजेस करने के लिए यूज़ करते थे, तो वो कहीं किसी ने उसको हैक करके और उसको यूज़ कर लिया अपने उसके लिए, शॉपिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए ना। इस वजह से काफ़ी पैसे। तो वो सिक्योरिटी, मतलब पूरी सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गया ना। तो भारत सरकार क्यों इतने पचड़े में पड़ेगी? और कोई आदमी जिसको आप क्रेडिट कार्ड देंगे, मान लीजिए वो ईमानदार भी है, लेकिन हैकिंग हो जाए तो उसकी जान को कलेश लग जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन बुक सेलर्स का तो आइडिया जो है भारत सरकार में वो नहीं चल रहा है। ठीक जी, तो ये हो गया 3 चीज आपकी। जी सर। कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर मैंने आपको जिक्र कर दिया एक तरीके से कि बहुत सारे कम लाइब्रेरी ऐसे होते हैं जो आपको सप्लाई करेंगे किताब, बाकी अप्रूवल पे आपको कुछ भी दे देंगे। ओके।